नमस्कार मित्रों, आपने बहुत सारे मुकदमों की बातें सुनी होंगी। बहुत सारी जो कानूनी दावपेच उनसे जुड़ी हुई कई दास्तानें आपने शायद अतीत में सुनी हों। लेकिन एक मैं जिस मुकदमे की बात कर रहा हूँ आज, वो मुकदमा दो साहित्यकारों के बीच में था और दोनों साहित्यकार उम्र के उस मुकाम पर थे जिसे बहुत ही प्राउड कहा जा सकता है कि वो दोनों ही ऐसा नहीं थे कि दोनों युवावस्था में थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मुकदमा 27 साल तक चला और जब फैसला आया तो उस वक्त जिस लेखिका के पक्ष में फैसला आया वो लेखिका इस संसार को छोड़ चुकी थी, लेकिन फैसला उसके पक्ष में आया। बड़ा दिलचस्प किस्सा है इसका, क्योंकि ये लेखन जगत से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करेंगे तो एक थोड़ा सा लगेगा कि जैसे हम एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। मित्रों, ये मुकदमा था कृष्णा सोबती और अमृता प्रीतम के बीच। 27 साल तक चला। दोनों का जन्म जो है वो अब जो उनका जन्म स्थान है अब पाकिस्तान बन चुका है। दोनों ही एक ही क्षेत्र से थी, तकरीबन लगभग एक ही क्षेत्र से। और एक का जन्म हुआ था 1925 में अमृता का, और 1925 में ही कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। जन्म का वर्ष दोनों का एक ही था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक सामीप्य होना चाहिए था, एक नज़दीकी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति से उनका संबंध था, और वो संस्कृति थी पंजाबी संस्कृति। कृष्णा सोबती ने केवल हिंदी में लिखा। अमृता प्रीतम ने अपने लेखन में दोनों भाषाओं को अपनाया, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। हिंदी में मूल रूप से भी उनके उपन्यास, उनकी कृतियाँ मिलती हैं जो उन्होंने स्वयं हिंदी में ही लिखी और हिंदी में ही पहले प्रकाशित हुई, पंजाबी में बाद में उनके अनुवाद हुए। लेकिन उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो पंजाबी में लिखी गई और पंजाबी में ही प्रकाशित हुई। और ये जो किस्सा है ये बड़ा अजीब है। ये एक प्रकार से लेखकीय आन बान से जुड़ा इसे कह भी सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा किस्सा था जिसे बड़ी आसानी से इससे परहेज़ किया जा सकता था, लेकिन दोनों ने नहीं किया। मामला क्या था? मामला ये था कि ये एक किताब, पुस्तक थी एक, जिसके बारे में कृष्णा सोबती का कहना था कि मैं इस पुस्तक के नाम से मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है और कॉपीराइट कानून का भी उल्लंघन किया है। और ये मामला पहले छोटी कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, और इसमें 1984 में कृष्णा सोबती ने अमृता प्रीतम से 1.5 अर्थात 1.5 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा कि ये मुआवजा दे और क्षमा याचना करे इस बात के लिए, और जो नाम उसने प्रयोग किया है वो वापस ले, उसको एक नकारे कि उसने गलत किया, ये इस बात का एहसास उसको होना चाहिए। अब ये एक उपन्यास छपा था मित्रों, उसमें ये 1979 में छपा था, ज़िंदगी नामा के नाम से। ज़िंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास था, और इसी उपन्यास को 1980 में साहित्य अकादमी ने सम्मान दिया, पुरस्कार दिया। और करीब 4 साल बाद एक और पात्र को लेकर अमृता प्रीतम ने एक पात्र को लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हर दत्त का ज़िंदगी नामा। और पहला आरोप तो कृष्णा सोबती का ये था कि इसमें जो कथानक है इसका सारा का सारा वो मेरे कथानक से प्रेरित होकर और उसकी नकल करके लिया गया है, इसमें जो मौलिकता है वो नहीं है। एक आरोप पहले शुरुआत में यही हुआ कि ये साहित्यिक नकल है, लेकिन ये जब उसने साहित्यिक नकल का जब दावा किया तो वो बड़ी जल्दी ही खारिज हो गया। अदालत ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उनके तर्क नहीं माने गए। और जब ज़िंदगी नामा शब्द पर कृष्णा सोबती ने अपने एतराज़ को, अपनी आपत्ति को केंद्रित किया, तो उस पर जो है उसी संदर्भ में उन्होंने कॉपीराइट के कानून के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। तो उस पर काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही
और इस बहस मुबाहिसे में, गवाहियों में, वक्तव्यों में, बयानों में बहुत सारे साहित्यकार भी कूद पड़े थे। खुशवंत सिंह भी उनमें से एक थे जिन्होंने इस अमृता प्रीतम का पक्ष लिया था और उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि ये गलत है जो मैं जिस तरीके से कृष्णा सोबती ने ये आपत्ति उठाई है। अब ज़िंदगी नामा लफ्ज़ पर आपत्ति उठाई गई है तो ज़िंदगी नामा शब्द पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। ये एक शब्द है और इस शब्द का प्रयोग जो है वो कई लेखकों ने अलग अलग संदर्भों में किया है। इसलिए इस पर ये दावा करना कि ज़िंदगी नामा शब्द जो है कृष्णा सोबती ने गढ़ा था या कृष्णा सोबती ने ही इस शब्द को जन्म दिया, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी साहित्य जगत में ऐसे विवाद जो हैं वो सृजनशील लोगों को शोभा नहीं देते, लेकिन शोभा दें या ना दें ये विवाद चला। और 6 साल उनके अमृता के देहांत के 6 वर्ष बाद 2011 में मुकदमे का निर्णय आया और वो अमृता के पक्ष में रहा। और तब कृष्णा सोबती ने एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इतने सालों में ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई थी कि इसकी गंभीरता वैसे ही समाप्त हो गई थी और ये एक मजाक बनकर रह गई थी और मैं इसे एक सिद्धांत की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन सिद्धांत की लड़ाई नहीं रही और ये एक मजाक का विषय बन गई। और सभी लेखक भी इसमें अपने अपने बयान लेकर दखल देने लगे और मुझे लगा कि ये जो गंभीर मसला था इसको बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेने का प्रयास किया जा रहा है साहित्य के समाज में। और मैंने भी इस बार कोई ज़्यादा टिप्पणी करनी, इसको ज़्यादा खींचना संभव मेरे लिए नहीं था। मैंने भी इसको उचित नहीं माना क्योंकि जिस पर मैंने मुकदमा किया था वो स्वयं ज़िंदगी का मुकदमा हार चुकी थी। इसलिए इस मामले को आगे और तूल देना मेरे लिए भी संभव नहीं था। और हुआ ये मित्रों, इसी बीच में एक और कोई शोधार्थी ने एक पुस्तक लिखी, कृष्णा सोबती का साहित्य और समाज। और वो पुस्तक लेकर जब वो शोधार्थी कृष्णा सोबती के पास गया तो कृष्णा सोबती ने पहले तो आपत्ति की कि इसमें जो भी अंश दिए गए हैं मुकदमे के बारे में या अमृता प्रीतम के बारे में वो गलत हैं, वो ठीक नहीं हैं। पहली आपत्ति तो उसकी ये थी। दूसरी ये है कि जब मेरी पुस्तक पर कोई समारोह होना है, उसका विमोचन होना है, पुस्तक मेरे बारे में है, तो मेरे से बिना पूछे इस आयोजन को, इस तरह से समारोह को मनाने का कोई तौर तरीका, कोई औचित्य नहीं हो सकता। कृष्णा सोबती के बारे में एक बात ये मानी जाती है कि उसकी लगभग सभी कृतियाँ स्त्री विमर्श पर केंद्रित मानी गई हैं और मानी गई है कि हिंदी साहित्य में अगर किसी ने दिलेरी से स्त्री विमर्श को उभारा है तो वो कृष्णा सोबती थी। और उनकी कमोबेश सभी कृतियाँ किसी न किसी कारण से, और कभी साहित्यिक कारणों से, कभी अन्य कारणों से, कभी उसके कंटेंट को लेकर, कभी उसकी जो विवेचना की शैली थी उसको लेकर, कभी भाषा के ऊपर आपत्तियाँ भी दर्ज हुईं। और वो सदा उनकी कमोबेश हर कृति जो है वो विवादों में उनकी बनी रही। और फिर विवाद और भी बड़े जब उन्होंने साहित्य अकादमी के जो अवार्ड वापस करने वाले लोग थे उनमें वो सबसे पहले आगे आई और उन्होंने अपना साहित्य अकादमी का जो अवार्ड था वो भी वापस लौटाया। कारण कुछ भी रहे हों, 1980 में सम्मान मिला था अकादमी का और उसे लौटाना इतने वर्षों के बाद, उसमें कोई औचित्य नहीं है और उसमें संस्थान का कोई दोष भी नहीं था। अगर आप किसी नीतिगत मामले पर कोई असहमति व्यक्त करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपका सिंपल कोई वक्तव्य काफ़ी होता है। एक संस्थान का सम्मान लौटाना उचित इसलिए भी नहीं था कि उससे पहले इसी सम्मान के लिए वो साहित्य अकादमी का आभार भी उसके प्रति, अकादमी के प्रति और निर्णायकों के प्रति आभार भी व्यक्त कर चुकी थी। बहरहाल ये उनकी अपनी ज़िंदगी का अपना मसला है, इसको बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और ये मुकदमा इतना ज़्यादा लंबा चला कि साहित्य जगत में, भारतीय साहित्य जगत में शायद ये दूसरा मुकदमा था। पहला मुकदमा ये था, दूसरा एक और चला था, वो गोपाल सिंह नेपाली के बेटे ने मुकदमा किया था उस फिल्म
के निदेशक और उस फिल्म के प्रोड्यूसर के ख़िलाफ़ जिस फिल्म में एक गीत था और गीत में उनका ये दावा था कि ये गीत जो है ये मेरे पिता ने लिखा था और ये मेरे पिता अब दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके एक प्रकार से ये भी साहित्यिक चोरी का मामला है और उसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। अब वो मुकदमा किस रूप में है अभी तक उसकी नवीनतम स्थिति से मैं आपको अवगत नहीं करा सकता, क्योंकि उसका अभी निर्णय नहीं हुआ। तो बहरहाल मित्रों, ये साहित्यिक जगत में एक स्तर तक पहुंचने के बाद भी जब सृजनशील व्यक्ति आपस में किसी मामूली बात को लेकर भिड़ जाते हैं और इतनी लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो कई बार थोड़ा सा सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या ये सब ज़रूरी था। तो ये एक स्थिति थी जिससे बचा जा सकता था। बहरहाल बड़े लोग हैं, नहीं बच पाए, दोनों पक्ष नहीं बच पाए। अब इस बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं है। तो मित्रों, ये अध्याय, ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है और इसके साथ जैसी परंपरा रही है एक कविता देने की, तो आज मैं कविता भी एक महिला, एक कवयित्री की मैं कविता दे रहा हूँ और कवयित्री हैं धीरा खंडेलवाल। धीरा खंडेलवाल की कविता इस चिंतन पर आधारित है जिस चिंतन का मैंने जिक्र किया है, और वो कविता है, शीर्षक है पवित्र सोच। कि चेहरे पर मुस्कान हो, ना कोई थकान हो, ना हो रहमतों की छत जहाँ ऐसा कोई मकान हो, ना हो रहमतों की छत जहाँ ऐसा कोई मकान हो, सब प्यार की धूप से कुनमुनाते रहें हरदम, सब प्यार की धूप से कुनमुनाते रहें हरदम, खुशियाँ और सौगातें मिलें जताने का एहसास ना हो, खुशियाँ और सौगातें मिलें जताने का एहसास ना हो, खुदा करे ना आए ऐसा दिन कभी भी कि सूरज पे सूरजमुखी का रुझान ना हो, खुदा करे ना आए ऐसा दिन कभी भी कि सूरज पे सूरजमुखी का रुझान ना हो, अपनों में प्यार का सोता पनपता रहे, भरोसा हो इस कदर कि इम्तहान ना हो, और परवरिश मुकम्मिल पुख्ता ज़र्फ़ इतना कि ज़मीर को कुचलना आसान ना हो, दुआओं में अपने पराये की सोच ना हो, दिलो दिमाग में तलखी का सामान ना हो, झुकें चरण छूने को जब भी किसी के हाथ तो उसके जज्बातों का अपमान ना हो, एक प्यार ही बाशिंदा हो सभी के दिलों में, घर घर ही रहे कभी मकान ना हो, और हौसलों तारीफ़ों की इजाफेदारी में बराबरी रहे किसी को अभिमान ना हो। तो ये कविता भी कुछ ऐसे ही संदर्भों से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका जिक्र करना आज ज़रूरी था। धन्यवाद मित्रों।